with us today. So recording start कर दी है. So we have today with us Miss Sobia Falak. She is from 49th CTP and she is in PAS group. She is Assistant Commissioner as UT and serving in Larkana district, Sindh. And ma'am, thank you very much for giving your time, valuable time. I know that you are quite busy in your official assignments and as a mother, you have extra duty. And how you are managing it and how you are managing your stress, your house life and your official life is really commendable. And you truly are a beacon and idol for all of us, especially for our batchmates, for our colleagues, for our juniors, and even for our seniors. You are the most loved one and most humble person. So she is from Pakistan Administrative Service, and this is PS for you all. We have such wonderful officers with us, and Miss Sobia is one of them. So thank you, ma'am, for joining us and giving your time. आपको आवाज आ रही है, मैम? Assalamualaikum. Thank you, sir, for such a lovely introduction. No, ma'am, it is just like peanuts as compared to your profile. नहीं सर, ये जितने भी CSS एस्पिरेंट सुन रहे हैं, सर उस्मान ने कुछ ज्यादा तारीफ कर दी है. तो सर उस्मान एक्चुअली खुद माशाल्लाह बड़े हिम्मत सर. तो बेसिकली CSS के जो एस्पिरेंट्स है, हमारा जो आज का टॉपिक है वो स्ट्रेस मैनेजमेंट पे है. और जो इस टाइम आप लोग सब जिन्होंने भी CSS में अपीयर होना है एग्जाम्स में, उनको इस टाइम फेस कर रहे होंगे और हम भी इस स्टेज से गुजरे हैं. सर उस्मान, आप बेहतर जानते होंगे कि हम लोगों ने भी ये स्ट्रेस सारा देखा है. तो बेसिकली आपको इस टाइम, अभी मैं एक मैसेज भी पढ़ी थी चैट्स में, तो वो ये मैसेज था कि अभी लास्ट 3 मंथ्स हैं और आपने कोर्स कवर कर लिया है, आपने नोट्स बनाने हैं, तो अब जो है उन 3 महीनों को कैसे मैनेज करना है. तो इस सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि स्ट्रेस मैनेजमेंट बेसिकली है क्या. अब स्ट्रेस मैनेजमेंट में आपके पास आ जाता है, आप हर यहाँ पर डिफरेंट इंडिविजुअल जो है वो स्ट्रेस को डिफरेंट तरीके से लेता है, उसके डेफिनेशन उसको डिफरेंट तरीके से समझ आती है. कोई समटाइम्स मैंने कुछ लोगों को देखा है कि वो डिप्रेशन की डेफिनेशन को ना स्ट्रेस के साथ ना कंफ्यूज कर देते हैं. अब मैं यहाँ पर आपको स्ट्रेस और डिप्रेशन में थोड़ा सा डिफरेंस बता दूं. डिप्रेशन इज बेसिकली जहाँ पर आपकी वो कंडीशन आ जाए दैट यू आर फीलिंग लोनली एंड यू आर फीलिंग स्लीपी ऑल द टाइम, और आपको बिल्कुल ही नींद नहीं आ रही, या आप बहुत ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं या बिल्कुल खाना छोड़ देते हैं. और ये कंडीशन एटलीस्ट आपकी कुछ अरसा तक रहनी चाहिए, तो आप डिप्रेशन में होते हो. दूसरी साइड पे स्ट्रेस जो है ना, स्ट्रेस बेसिकली एक ट्रिगर होता है. फॉर एग्जांपल आपको एग्जाम का स्ट्रेस हो गया, उस स्ट्रेस में ऐसा नहीं होता कि आप खाना पीना छोड़ देते हैं या आपकी कोई ऐसी एबनॉर्मल रूटीन हो जाती है, आपके लोगों के साथ जो है वो ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं, या आप खाना पीना छोड़ने के अलावा नींद आपकी जो है थोड़ी बहुत डिस्टर्ब हो सकती है. लेकिन डिप्रेशन की तरह ऐसा नहीं होता कि आप बिल्कुल नींद ना आए या बहुत ज़्यादा नींद आए. ठीक है, डिप्रेशन में आपका या वेट गेन हो जाता है या लूज होता है, लेकिन स्ट्रेस में होता है वेट गेन थोड़ा बहुत हो जाता है और समटाइम लूज भी हो जाता है, लेकिन उतना डिजास्टर्स नहीं होता है जितना आपका डिप्रेशन में होता है. तो यहाँ पर ना थोड़ा डिफरेंस है स्ट्रेस और डिप्रेशन में. जब हम स्ट्रेस की बात करें तो स्ट्रेस एक नॉर्मल स्ट्रेस होता है जो मेरा ख्याल है कि हर CSS एस्पिरेंट को होना चाहिए, और वो आपको बेसिकली स्ट्रेस जो है वो मोटिवेट करता है. और ऐसा स्ट्रेस जिसको नहीं होता, मेरा ख्याल है कि वो अब थोड़ा थोड़ा लेना स्टार्ट कर दे. बाकी अगर एबनॉर्मल हद तक स्ट्रेस है कि वो स्ट्रेस जब आपको लगे कि आप सिर्फ सोच रहे हैं कि टाइम थोड़ा रह गया है, मेरा तो सिलेबस ही कवर नहीं हुआ, तो मैं किस तरह से पेपर्स दूंगी, तो ये चीजें जब आपके जहन में आना शुरू हो जाएं और आप ना इसको ही सोचते रहें और अपना पढ़ाई का टाइम जो है ना वो वेस्ट कर दें. आप पढ़े ना, आप 1-2 घंटा सिर्फ इसी सोच में लगाए कि मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा, मेरा तो सिलेबस कवर नहीं है, मैं तो सबसे पीछे रह जाऊंगी. तो ऐसा आपने नहीं सोचना. ये क्योंकि CSS का सिलेबस अगर आप देखें ना, तो मुझे लगता है CSS का सिलेबस ना एक समंदर है जो आप 100% कवर नहीं कर सकते. आप जो सिलेबस FPSC की
वेबसाइट पे दिया हुआ है उसको आप कवर करते हैं, पर उसकी हर डोमेन को टच जरूर करें, पर उसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो सब लोगों को जो जैसा मुझे भी स्ट्रेस फील हुआ था इन दिनों में, वो यही था कि अच्छा टाइम कम रह गया और सिलेबस भी ऑलमोस्ट किसी का कवर हो गया, किसी का नहीं हुआ। तो उसमें सबसे पहले ये कि अपना टाइम टेबल बनाएं। टाइम टेबल ये कि ऑब्वियसली हर किसी ने एक बार तो कवर कर लिया होगा सिलेबस, ठीक है, तो आप अब अपने सिलेबस को रिवाइज करना है, और टाइम टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि टाइम टेबल आपके पास होगा ना तो आपको पता होगा कि अच्छा मैंने अब क्या चीज करनी हो, और जब आप वो चीज अचीव कर लेंगे तो बड़ा आपको एक अचीवमेंट का एहसास होगा, और आपका स्ट्रेस जो आपको है वो थोड़ा कम होगा। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे 3 मंथ्स है, इनमें आप एटलीस्ट आपकी, मैं कहती हूँ कि आपके सिलेबस की 2 to 3 रिविजन्स हो जानी चाहिए। ठीक है, बाकी अगर मैं करंट अफेयर्स के सब्जेक्ट की बात करूं तो वो सर उस्मान आपको लेक्चर्स इतने अच्छे दे देते होंगे कि आपको जरूरत नहीं होगी उसको इधर उधर से पढ़ने की। उनकी स्लाइड्स में आपको ये छोटी से कह सकती हूँ, जो स्लाइड्स वो आपको देते हैं आप सिर्फ उसी को प्रिपेयर कर लेना, आपका करंट अफेयर्स का पेपर हो जाएगा, और कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर आप कहें कि अच्छा मैं करंट अफेयर्स की और मजीद क्या बुक पढूं, क्या चीजें पढूं, तो मेरा ख्याल है कि उनका लेक्चर सुन लें और उनकी स्लाइड्स पढ़ लें, दे आर इनफ। अब मैंने टाइम टेबल की बात की, अब टाइम टेबल को आपने बहुत स्ट्रिक्टली मैनेज नहीं करना कि आपका बड़ा स्ट्रिक्ट किस्म का टाइम टेबल हो कि अच्छा मैंने 4 या 5 बजे उठना है, 5:30 बजे ये करना है। इस तरह से आपने टाइम टेबल नहीं बनाना, आपका टाइम टेबल फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से कि अच्छा आज मैंने ये टॉपिक कवर करना है, आज आपने इस वीक में सब्जेक्ट्स ले लिए कि मैंने इस वीक में ये सब्जेक्ट्स कवर करने हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, हर किसी का टाइम टेबल बनाने का तरीका डिफरेंट हो सकता है। तो मैंने सोच लिया कि मैंने इस वीक में ये 2 या 3 सब्जेक्ट्स कवर करने हैं, तो उन सब्जेक्ट्स को कवर करने का आपने ये करना है कि आज डिवाइड कर लें उन दिनों में, जितने दिनों में आपने वो सिलेबस कवर करना है उसको आपने डिवाइड कर लिया। तो जैसे आज के दिन का है, ये मैंने टॉपिक्स आज मैंने कवर करने हैं, तो वो आप कवर करें, चाहे अब रात के आपको 3 बज जाए उसको कवर करते हुए, चाहे आप रात 8 बजे कवर कर लें, ये अब आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, जब आप वो कवर कर लेंगे तो एक आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट आएगी, तो यही ऑटोमेटिकली आपका स्ट्रेस जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा जो है स्ट्रेस मैनेजमेंट में अगर एक चीज देखी जाए, तो आपने कंसेक्टिव एक जगह पर बैठ कर नहीं पढ़ना कि आप 12-12 घंटे 14-14 घंटे एक ही जगह पे बैठे हुए हैं। आपको दरमियान में आपने 2 घंटे लगातार पढ़ लिया, ठीक है, उसके बाद थोड़ी सी वॉक कर ली, ठीक है, 2-5 मिनट की वॉक कर ली, फिर आप वहां आके बैठ के पढ़ने लगे। अगर आपका है कि जैसे मेरा एक ही कॉर्नर था पढ़ाई का, टेबल और चेयर मेरी वहां पे सेट हुई होती थी और वहीं मैं पढ़ती थी, तो उसमें ये होता था कि मैं अब एक जगह बैठ के आप पढ़ते पढ़ते बोर भी हो जाते हो, थक भी जाते हो, और आपको ना एक अजीब सी स्टेट में चले जाते हो, स्ट्रेस भी होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा अपने रूम से बाहर निकलो, 5 मिनट की वॉक कर ली। अगर किसी के घर में लॉन है तो आप 5 मिनट के लिए लॉन में वॉक करके आओ, ग्रीनरी को देखो, फूल हैं आपके घर में उनको देखो। जब आप इन चीजों को देखते हो ना तो ऑटोमेटिकली नेचर जो है ना वो सबसे अच्छा स्ट्रेस मैनेजर है। ठीक है, आप नेचर को देखोगे तो आपको खुद ब खुद जो है ना वो बड़ा फ्रेश फील करोगे। उसके अलावा आप जो चाय के शौकीन है, और मेरा ख्याल है कि यहाँ पर सब लोग ही चाय के शौकीन होंगे, तो आप एक चाय का कप लें, और साथ अगर कोई मीठा खाने का शौकीन है वो मीठा भी ले, और लॉन में जाए या बाहर अपने टेरेस पे बैठे या कहीं पे भी खुली जगह पर जाकर बैठे या अपनी फैमिली के साथ जाके बैठे और चाय पिए, और उस टाइम में आपने कोई पढ़ाई की चीज डिस्कस नहीं करनी। ठीक है, आपका वो उस टाइम सिर्फ आपका माइंड रिलैक्स होना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा जिस अगर किसी के घर में पेट्स हैं तो वो अपना थोड़ा सा टाइम पेट्स के साथ गुजारें, उससे भी बड़ा बड़ा अच्छा आपको जो है ना स्ट्रेस मैनेज हो जाता है। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं जिसको मतलब जिनसे आप अपना स्ट्रेस मैनेज कर सकते हो। आप अपनी किसी फ्रेंड को छोटी सी कॉल कर सकते हो 5-10 मिनट की। उसके अलावा अगर किसी के पेरेंट्स दूर हैं, किसी के सिबलिंग्स दूर हैं, तो उनको आप कॉल मिला सकते हो, ताकि आपका थोड़ा ना पढ़ाई से ध्यान हटे, उसके बाद आप फिर पढ़ना शुरू करें। तो जो चीज़ें आपको इतनी देर से याद हो रही होंगी ना वो बहुत जल्दी याद हो जाएंगी। और क्योंकि साइकोलॉजी मेरा सब्जेक्ट है, आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एज वेल, तो यहाँ पर एक जो साइकोलॉजिकल रिसर्च हुई है उसमें ये है कि आप च्युइंगम जो है ना, जो वो आप च्यू करते हो ना,
तो उस टाइम जो चीज़ पढ़ रहे होते हो वो जब आप पेपर में बैठते हो या किसी भी जगह पे आप उस चीज़ को याद करते हो ना, तो आपको उस च्युइंगम के टेस्ट के साथ वो चीज़ याद रहती है। ये बड़ी आपको बड़ी ऑड सी चीज़ लग रही होगी, लेकिन इसको आप ज़रूर करके देखें कि आप च्युइंगम च्यू कर रहे हैं और साथ-साथ पढ़ रहे हैं। उसके अलावा अपने नोट्स जो है ना, वाइट पेपर, प्लेन पेपर जो है ना, उस पे या ना भी प्लेन पेपर हो, आप जो रेड पेन से आप लिखेंगे ना, वो चीज़ हमेशा आपको याद रहेगी। इसलिए जो चीज़ें आपको मुश्किल लग रही हैं ना इस टाइम, आप क्या करें कि उनको रेड पेन से लिखना शुरू कर दें और उनको फिर रिवाइज करें। ठीक है? इससे भी आपका बड़ा स्ट्रेस रिलीज़ होगा। और बाकी अगर आपको इस टाइम लग रहा है कि 3 मंथ्स रह गए, उसको मत सोचें 3 मंथ्स को सिर्फ़ इतना सोचें कि अच्छा मैंने एग्ज़ाम्स में अपीयर होना है, कॉम्पिटिशन टफ है एंड आई हैव टू कम्पीट विद ऑल दोज़ एस्पिरेंट्स, ठीक है? लेकिन आपने उसको अपने सर पे सवार नहीं करना, आपने ये भी देखना है कि अच्छा मैंने मेरी अचीवमेंट भी तो है, मैंने इतना ज़्यादा सिलेबस भी तो कवर किया है। तो वो आपकी जो है, वो इस स्ट्रेस को मैनेज करने में बड़ा हेल्प आउट करेगा। फिर उसके अलावा आप ये देखें कि जैसे मैंने फैमिली के साथ बोला कि आप जो है कॉल करें, अगर घर में आपकी मदर भी हैं तो उनके साथ थोड़ा बैठ के बात कर लें कि मुझे ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि मदर्स आपको जो जो समझाएंगी ना, मेरा ख्याल है कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं उनके साथ बैठती थी, मेरा बड़ा अच्छा टाइम गुजरता था। और जिनके घर में छोटे बच्चे हैं तो थोड़ा छोटे बच्चों को कडल कर लें तो वो भी आपका बड़ा स्ट्रेस जो है वो मैनेज हो जाता है। मैं आपको इसलिए छोटी-छोटी सी टिप्स दे रही हूँ क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो मेरा ख़्याल है आप में से हर कोई कर सकता है। ऐसी चीज़ें नहीं बता रही कि अच्छा जी आप पार्क में जाएँ स्पेशल वॉक करने, फिर आप ये सोचेंगे इसमें तो टाइम वेस्ट होगा या इस तरह। ये तो मैं सिर्फ़ आपको घर में बैठे हुए बता रही हूँ क्योंकि ये आपका बड़ा क्रूशियल टाइम है। आपने घर से बाहर नहीं निकलना। हाँ, अभी 3 मंथ्स हैं, अगर बहुत ही ज़्यादा आपको घर में ऐसा फ़ील हो रहा है ना, घुटन फ़ील हो रही है और आप पढ़-पढ़ के बहुत ज़्यादा थक गए हैं, तो ये है कि किसी वीकेंड पे आप जो है एक कॉफ़ी का या चाय पीने का या लंच का लेकिन इस तरह लंच में ज़्यादा देर हो जाएगी, कॉफ़ी या चाय का प्लान करें, जहाँ पर आप 1 घंटा जो है वो बाहर गुज़ार के आ जाएँ, जो आपका आने-जाने का टाइम हो 1 या 2 घंटे, ठीक है? इससे ज़्यादा नहीं। तो ये बेसिकली आपका है। अब जो मैं फिर दोबारा से टाइम टेबल की तरफ आऊँगी, टाइम टेबल आपको मैंने इसलिए बताया कि आपने 2 से 3 रिविज़न्स लाज़मी करनी है। अभी आपने जो टाइम टेबल बनाना है, उसको बड़ा आपने फ्लेक्सिबल रखना है। अभी आपको कुछ दिन लगेंगे एक सब्जेक्ट को कवर करने के और साथ-साथ आपके शॉर्ट नोट्स बनते जाएँगे। फिर जब आप दूसरी बार रिविज़न करेंगे ना, उससे हाफ टाइम लगेगा। मैं लास्ट डेज़ में मेरे साथ ऐसा भी था कि मैं एक सब्जेक्ट को 1 दिन में रिवाइज़ कर लेती थी। तो आपकी भी जो टाइम टेबल आपका इस तरह का होना चाहिए कि जब बिल्कुल एग्ज़ाम्स के करीब आपके दिन आ रहे हो, तो आप एक सब्जेक्ट को 1 दिन में कवर कर लो। उसकी जो आपकी नोट्स शॉर्ट नोट्स बने हो ना, वो 1 पेजर हो। एक टॉपिक आपका 1 पेज पे कवर हो रहा हो। जैसे टोटल मेरा अगर एक सब्जेक्ट में कोई बताऊं, जैसे आईआर है, वो बहुत लेंथी सब्जेक्ट है। अब ये भी वेरी करता है कि आपका सिलेबस एक सब्जेक्ट का कितना लेंथी है। तो किसी सब्जेक्ट के आपके 100 पेजेस बच जाएंगे, तो वो 100 पेजेस जो है आपके एक दिन में रिवाइज करना मुश्किल नहीं है। ठीक है? बाकी आप एसे और प्रेसी, ये एक ऐसी चीज है जो आपको टेंशन देगी और इसकी टेंशन लेनी भी चाहिए। इसमें आपको सिर्फ प्रैक्टिस काम देगी। आप डेली एक प्रेसी करें, डेली नहीं कर सकते तो वीक में आप 1 या 2 प्रेसी ज़रूर करें। उसके अलावा आप ऐसे आउटलाइन्स जो हैं वो ज़रूर बनाएँ। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे ऐसे आउटलाइन्स की और इंट्रोडक्शन जो है उसका वो ज़रूर लिखें। जैसे एस्से का सब्जेक्ट है, वो आपको सर उस्मान एस्से का भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं और मुझे बड़ा अच्छा फीडबैक मिला था कि सर उस्मान बहुत ज़बरदस्त पढ़ा रहे हैं। एस्से करंट अफेयर्स का तो मुझे पता था, एस्से का मुझे अब आहिस्ता-आहिस्ता पता चलने लगा कि सर एस्से भी बड़ा ज़बरदस्त करवाते हैं। तो मेरा ख़्याल है आप लोगों की ये एस्से और करंट अफेयर्स वाली टेंशन तो यहीं ख़त्म हो जाएगी। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं सर उस्मान की बात करूँ, ये बात नहीं है कि वो मेरे कोलीग हैं। मैं उनको एज़ अ पर्सन जानती हूँ और मुझे पता है वो बहुत डेडिकेशन के साथ पढ़ाते हैं, क्योंकि हमारी अब देखें सीटीपी में भी, एसटीपी में भी हमारी प्रेज़ेंटेशंस हुई हैं, तो हमने देखा है उनको मेहनत करते हुए। उनकी स्लाइड्स कमाल होती हैं, उन जैसी किसी की भी नहीं होती क्लास में। तो जो अगर टीचर आपका इतनी मेहनत कर रहा है, तो मेरा ख़्याल है कि आपकी तो उसने मेहनत आधी कर दी है। फिर आपको उस टीचर को डबल मेहनत करके दिखानी चाहिए। अगर वो आपको इतने डिफरेंट सोर्सेज़ से पढ़कर आपको स्लाइड्स में
उस टॉपिक की हर डायमेंशन कवर करके दे रहे हैं, तो मेरा ख्याल है फिर आपके पास कुछ नहीं रह जाता। आप उसको लेक्चर को अच्छे से सुने, उन स्लाइड्स को अच्छे से पढ़ें, और फिर आपको जो काम मिल रहा है उसको आप अच्छे से चीज़ों को रिप्रोड्यूस करें, ताकि उस टीचर को भी अपनी मेहनत का जो है ना वो फल मिले कि अच्छा मैंने इतनी मेहनत की है तो मेरे स्टूडेंट्स भी इतनी मेहनत करें। एंड आई होप कि आप सब कर रहे होंगे, और मेरी दुआ है आप सबके लिए कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करें। तो इसके अलावा अगर किसी ने स्ट्रेस मैनेजमेंट के हवाले से कोई चीज़ पूछनी है, मैं आप लोगों के थोड़े मैसेजेस देख लेती हूँ, तो उसका मैं आपको बता देती हूँ। थैंक यू मैम फॉर अ ब्रीफ टॉक। आपकी जो टिप्स थी वो तो बहुत ही यूजफुल थी। आई विश के जब मैं तैयारी कर रहा था तो कुछ इस तरह मुझे भी टिप्स मिल जाती, but really these are like quite useful. So I also like if I share like मेरा experience, तो मैं ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी जाता था इन लाहौर। तो मोस्टली जी हम सर। 11 बजे तक वहाँ पे पहुँच जाते थे सुबह। तो जी उसके सर। बाद 1 बजे तक पढ़ता था, 1 PM और 1:30। उसके बाद फिर थोड़ी सी नींद आने लग जाती थी, इतनी ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी नहीं है। फिर हम्म। खाना खा के वहाँ पे ना गेम होती थी, वो फुटबॉल जिसे कहते हैं, तो हम वो जी मोस्टली जी। खेल लिया करते थे तकरीबन 30 मिनट 40 मिनट। सो वो काफ़ी उससे ना रिलैक्स हो जाते थे, और उसके बाद फिर आके ऐसे या बाकी चीज़ें इंग्लिश का करते थे एनर्जी रीगेन करके। तो आपकी जो टिप है जो आपने बताया कि डेली कुछ ना कुछ इंगेज करें, थोड़ा सा टाइम रिफ्रेश करें, सो आई थिंक दैट इज क्वाइट यूजफुल एंड वी ऑल नीड टू डू दैट ऑन डेली बेसिस। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और सर अब मेरा ख्याल है कि थोड़ा साइकोलॉजी के सब्जेक्ट पे बात हो जानी चाहिए। कुछ में यस डेफिनेटली। जो एस्पिरेंट्स हैं वो पूछ रहे हैं कि साइकोलॉजी के सब्जेक्ट का। यस, तो एंड सर बिफोर उस्मान मैम ने आप इसमें जी थोड़ा जी सा स्टार्ट करें, लेट मी ऐड वन मोर थिंग जी कि मैम जो है वो खुद मैम का साइकोलॉजी का बैकग्राउंड है, एंड मैम ने इस सब्जेक्ट को काफ़ी अच्छा डिटेल से एलेबोरेट किया है और पढ़ाया है। मैम का कोर्स अवेलेबल है नियर पियर, आप देखेंगे उनके ऑनलाइन लेक्चर्स। सो मैम ने वहाँ पे लेक्चर डिलीवर किए हुए हैं। इफ़ एनीवन इज इंटरेस्टेड और इफ एनीवन हैज दिस सब्जेक्ट, सो मैम के लेक्चर्स को लाजमी जो है वो सब्सक्राइब करें और सुने। तो मैम जो है उन्होंने काफ़ी अच्छा इसको डील किया है। तो मैम प्लीज़ थोड़ा सा एक दो टिप्स स्टूडेंट्स को दे दें रिलेटेड टू साइकोलॉजी, इसको कैसे डील जी करें, सर। जो आप बेहतर समझती हैं। जी सर, ज़रूर। सर ने जैसे कि बताया है कि मेरे सीएसएस के जो लेक्चर्स हैं वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स नियर पीयर पर मौजूद हैं, वो कोर्स आप लोग ले सकते हैं। अब जो नए जिन्होंने इस अटेम्प्ट के बाद अटेम्प्ट देनी है उनके लिए ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अभी टाइम बहुत ज़्यादा कम है, उसका सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है साइकोलॉजी का। तो साइकोलॉजी का मेनली जो है आपको ये पहले 200 मार्क्स का सब्जेक्ट होता था, अब ये 100 मार्क्स का हो गया, लेकिन इसका सिलेबस उतना ही है जो पहले 200 मार्क्स वाला था। बट इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। जिनका साइंस का बैकग्राउंड है, जिन्होंने एफएससी की हुई है, जिनका सोशल साइंसेस का बैकग्राउंड है, वो उनके लिए सब्जेक्ट बड़ा बहुत अच्छा है, आप उसको इजीली कवर कर सकते हैं। और पिछले 2-3 सालों के मैं पेपर देख रही हूँ, बड़े प्रैक्टिकल पेपर आ रहे हैं, और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कुछ लोग आप में से पूछ रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट एरियाज बेसिकली जो कवर करने वाले हैं वो उसमें आपका सेंसेशन है, परसेप्शन है, आप ह्यूमन ब्रेन को जो है उसको आप हर डायमेंशन से कवर करें, उसके लोब्स हो गए, उसका स्ट्रक्चर हो गया, फंक्शंस हो गए, एंडोक्राइन सिस्टम को कवर करें। फिर साइकोलॉजिकल असेसमेंट पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं लास्ट 2-3 ईयर्स से, कि वो आपके प्रोजेक्टिव टेस्ट और जो है दूसरे टेस्ट के जो कंपैरिजन पूछ लेते हैं। फिर आपका जो है ऑब्जेक्टिव एंड ये प्रोजेक्टिव टेस्ट, जिसमें टीएटी का डिफरेंस पूछ लेते हैं दूसरे टेस्ट से। तो ये चीजें आपको ना आनी चाहिए। फिर साइकोलॉजिकल असेसमेंट में वैलिडिटी का क्या कॉन्सेप्ट है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट में रिलायबिलिटी का क्या कॉन्सेप्ट है, ये चीजें आपने जरूर कवर करनी है, क्योंकि ये पिछले कुछ सालों में आ रही हैं। फिर आप आ जाते हैं डिसऑर्डर्स की तरफ। अब डिसऑर्डर जो है वो बहुत ज्यादा है, आप सारे डिसऑर्डर्स कवर नहीं कर सकते। और अगर आप लास्ट 30 ईयर्स के भी एग्जाम्स उठा के देख लें, तो जो बार बार डिसऑर्डर्स रिपीट हुए हैं उनमें एक डिप्रेशन है, ठीक है। और अब उसकी कैटेगरी डिफरेंट हो गई है। जो न्यू डीएसएम आप डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल देखेंगे तो उसमें वो मूड डिसऑर्डर्स में आता है आपका। अब मूड डिसऑर्डर्स सारे इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें आपका डिप्रेशन भी आ जाता है, जिसमें बाइपोलर 1 एंड बाइपोलर 2 भी आ जाता है, उनका डिफरेंस भी आप जरूर करें। फिर आपके पास एंजाइटी डिसऑर्डर्स। अब मैंने देखा है कि वो
जो डीएसएम पिछली थी 4TR के अकॉर्डिंग पूछ रहे हैं, अब डीएसएम जो है वो लेटेस्ट आ चुकी है, लेकिन वो उसके अकॉर्डिंग एंजाइटी डिसऑर्डर्स पूछ रहे हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर करें कौन कौन से एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं। फिर उसके अलावा आप बच्चों में न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक और पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स कवर करना आपने नहीं भूलना, और इन सब डिसऑर्डर्स की आपने असेसमेंट और मैनेजमेंट भी कवर करनी है। फिर आपके पास आ जाता है जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी को आप कवर करें, वो आपका जिनका क्रिमिनोलॉजी साथ सब्जेक्ट है वो भी साथ कवर हो जाता है, ठीक है। फिर आपके आ जाते हैं मोटिवेशन की थेरीज बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, और लर्निंग जो है जिसमें क्लासिकल कंडीशनिंग है, ऑपरेंट कंडीशनिंग है, ये जो एरियाज मैंने आपको बताया ना ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और अगर आप इनको कवर कर लेते हैं तो आपके 4 क्वेश्चंस जो हैं वो इजीली हो जाते हैं सॉल्व। और जिन मेरा ख्याल है कि इंट्रोडक्टरी जो मेरा लेक्चर है नियर पीयर पर वो फ्री है, जिसमें ये सारा बताया हुआ है सिलेबस का ब्रेकडाउन और कौन से जो है इंपॉर्टेंट है। अगर हम एमसीक्यूज की बात करें साइकोलॉजी के, तो मैंने पंजाब एसटीपी स्टूडेंट ये एसटीसी स्टूडेंट टीचर सेंटर है पंजाब यूनिवर्सिटी में, वहां से मैंने पास पेपर्स के एमसीक्यूज लिए थे साइकोलॉजी के, पंजाब यूनिवर्सिटी एसटीसी से, ठीक है। वहां से आप लें साइकोलॉजी के, आपको सारे पास पेपर्स मिल जाएंगे। पहले 2 पेपर्स होते थे साइकोलॉजी के, वो सारे पास पेपर्स के आप एमसीक्यूज कर लेते हैं ना, मेरे ख्याल है लास्ट 30 इयर्स के तो लाजमी है, वो आप एमसीक्यूज कवर कर लें आपके आराम से हो जाते हैं, मैंने वही वाले किए थे। तो पास पेपर्स के एमसीक्यूज, पास पेपर्स के क्वेश्चन जो बार बार पूछे जा रहे हैं उनको जरूर कवर करें, ये आपको बड़ा हेल्प करेंगे, ठीक है। फिर आपके पास आ जाता है कि अब आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें आप पास पेपर्स के जो बार बार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जैसे अगर मैं साइकोलॉजी की बात करूं, साइकोलॉजी में ब्रेन से रिलेटेड, ह्यूमन ब्रेन का सेंसेशन परसेप्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और आजकल उनका साइकोलॉजिकल असेसमेंट पर बड़ा फोकस है, तो आप उनके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें और अटेम्प्ट करके उनको चेक करवाएं। किसी असेसमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी जो आप कह रहे हैं ना कि हमें स्ट्रेस हो रहा है, स्ट्रेस उन लोगों को ज्यादा हो रहा होगा जिन्होंने टेस्ट नहीं दिए और उन्होंने एवेल्युएशन नहीं करवाई। एवेल्युएशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप एक बार एवेल्युएट करवा लेंगे अपना एक क्वेश्चन तो आपका स्ट्रेस वैसे ही आधा कम हो जाएगा। और इस टाइम आपकी जितनी मिस्टेक्स निकल सकती हैं उतनी मिस्टेक्स, कोई मसला नहीं है। आप बल्कि अपने टीचर्स को कहें कि हमारी ज्यादा से ज्यादा मिस्टेक्स निकालें। इस स्टेज पर अगर आपकी मिस्टेक्स हो जाती हैं तो कोई मसला नहीं है, कम से कम आपकी एग्जाम्स में जाके मिस्टेक ना हो, ठीक है। एग्जाम से पहले आप साइकोलॉजी का जो मेन मेन एरियाज हैं आप उनको जब आप, और ऑब्वियसली अब तक सारा टच कर चुके होंगे, लेकिन एक मिनट एक्सक्यूज। Uh, okay, so ma'am is coming. Just give her some minutes. Meanwhile, there is a like piece of advice for everyone who is asking questions. Okay, please limit your questions to stress management. This is our today's topic. We will be having separate classes on how to like improve presentation in the in subject questions को किस तरह improve करें, ठीक है। और इसके अलावा बाकी जो भी चीज़ें हैं अदर देन स्ट्रेस मैनेजमेंट, सो वी विल बी हैविंग सेपरेट सेशंस फॉर देम। जो मेरे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए आई ऑलवेज अरेंज सच सेशंस, ठीक है। सो टुडे ये भी अरेंज सेशन था मेरे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के लिए लास्ट बैच पे, बट आई मेक इट ओपन बिकॉज मैम सोबिया वाज कमिंग, सो उनका जो आई एम जी जी मैम बैक। प्लीज। जी सर, सॉरी। सॉरी मेरी बेटी मेरे साथ है तो यस ये डेफिनेटली। जाग गई है, इसलिए मैंने कहा कि ये ना तंग दरम्यान में करे। तो चीजें बेसिकली आपको साथ साथ लेकर चलनी पड़ती हैं। अब जैसे अगर स्ट्रेस की बात करें तो इस टाइम मैं आपसे शेयर करूं तो मेरी पूरी प्रेगनेंसी जो है वो सीटीपी और एसटीपी में गुजरी है, और अब माशाल्लाह अभी भी चल रही है, हमारी डेफिनेट अटैचमेंट है मेरी बेटी मेरे साथ ऐसे है, ही है। तो वो बड़े गौर से सुन रही है सर, स्क्रीन को बड़े गौर से देख रही है। तो अच्छा। मेरे लिए इतनी टफ रूटीन में और सब कुछ, मेरी बेटी जो है वो बहुत बड़ा जो है वो स्ट्रेस रिलीवर, इसको देख के मेरा सारा स्ट्रेस वैसे ही खत्म हो जाता है। तो हम एग्जाम्स डेज में खुद को कैसे स्ट्रेस फ्री रखें, अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम्स डेज में आप कैसे खुद को स्ट्रेस फ्री रखें। आप एक में एडवाइस, आपने जो इस पे अमल कर लेगा ना वो बाद में ना दुआएं देगा कि वाकई ऐसा है।
आपको इस टाइम लग रहा होगा कि लास्ट डे तक हमने पढ़ना है, आखिरी टाइम तक हमने पढ़ना है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना। लास्ट डे आपने अपने आप को मेंटली बहुत ज़्यादा आपने रिलैक्स रखना है। ये जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट टिप है स्ट्रेस मैनेजमेंट की। जो लास्ट डे है उसमें आप आधा दिन तक, मैं आपको कह दूंगी, चलें आपके दिल को तसल्ली हो जाए कि आप आधे दिन तक शाम 4 बजे तक पढ़ लें, उसके बाद प्लीज बिल्कुल छोड़ दें। वैसे तो मैं कहूंगी पूरा दिन आप कुछ ना पढ़ें। इसकी रीजन है, एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं आपको इसकी रीजन बताती हूँ कि आपके माइंड को उस टाइम रिलैक्स होने की जरूरत है। जितना आपका माइंड रिलैक्स होगा उतनी आपको पुरानी 1 साल 2 साल पहले वाली चीजें भी याद आ जाएंगी। लेकिन अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई होगी और आप आखिरी टाइम तक पढ़ रहे होंगे तो आपका जो माइंड है वो इतना एग्जॉस्ट हो चुका होगा कि आपको पुरानी चीजें नहीं याद आ रही होंगी। तो इसलिए लास्ट डे आपने अपनी नींद पूरी करनी है, क्योंकि 6 डेज कंसेक्टिव एग्जाम्स हैं आपके और एक दिन में 2-2 पेपर्स हैं। तो आपकी लास्ट डे की जो नींद है ना वो आपको अगले 6 दिन काम आएगी। क्योंकि मैं लास्ट डे जो है बड़ी अच्छी नींद ली थी, मैंने अच्छा खाना खाया। ये नहीं कि हैवी किस्म का खाना नहीं खाना कि ब्रोस्ट खाने चले जाए, तबीयत भी खराब हो सकती है। अपना खाना आपने बड़ा हेल्दी फूड रखना है, फ्रूट्स खाएं आप। ये बनाना जो है उसको स्ट्रेस रिलीवर कहा जाता है, तो अपनी डाइट में एक तो बनाना ऐड करें। तो उसके अलावा आप बाकी एप्पल वगैरह भी खाएं। और अब नींद, फिर मैं कहूँगी लास्ट डे की नींद आपने जरूर पूरी लेनी है, वो आपके लिए 6 दिन काम आएगी। और जब आप रिलैक्स होके नेक्स्ट डे आपका ऐसे का पेपर आता है या प्रेसी का पेपर, आप यकीन करें आपको वो चीजें याद आ रही होंगी जो आपने बहुत पहले पढ़ी होंगी, अब रिवाइज भी नहीं की होंगी। लेकिन अगर आपकी नींद नहीं पूरी हुई होगी ना तो आपको लास्ट डे की भी पढ़ी हुई शायद चीज याद ना आए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आप बाकी दिनों में आपने किस तरह से रिलैक्स रखना है आराम से। जो मैं अपनी रूटीन अगर बताऊं तो मैं घर जाकर, जब मेरा पेपर हो जाता था उसके बाद घर जाकर ना मैं 1 आधा घंटा ना सोती थी। खाना खाया, खाना खा के 1 आधा घंटा सोती थी। नींद नहीं, अक्सर नहीं भी आती थी, लेकिन मैं आंखें बंद करके लेट जाती थी। उसके बाद मैं उस सब्जेक्ट को पहले पढ़ती थी जो सेकंड टाइम पेपर होता था, उसकी जो इम्पोर्टेंट चीजें पढ़ के और मैं सो जाती थी। 12 बजे से पहले मैं सो जाती थी, हद भी रात के 12 बजे। फिर सुबह मेरी रूटीन होती थी कि मैं 4 बजे उठ जाना, कभी 3 कभी 4 रात, क्योंकि ये इन दिनों में आपकी नींद जो है बहुत डिस्टर्ब होगी। तो 3 से 4 घंटे मैं सोती थी, फिर मैं उठ के उस सब्जेक्ट को रिवाइज करती थी जो मेरा मॉर्निंग में पहला पेपर होता। अब ये मेरी स्ट्रैटेजी है, अब जरूरी नहीं है कि हर कोई इस स्ट्रैटेजी को अपनाए। ये मेरा एक तरीका था कि अच्छा इस तरह से मैं रिलैक्स रहूंगी। ठीक है, तो आपने ये नहीं करना। अब आपने यहाँ स्ट्रेस मैनेज करने का एक ये भी है तरीका कि आपने पूरी सिलेबस को रिवाइज नहीं करना। आपने जो पढ़ना था वो आप पढ़ चुके, एग्जाम से पहले आप सब कुछ तैयार कर चुके हैं। सिर्फ उन चीजों पर नजर मारें जो इम्पोर्टेंट हैं, जो आपको भूल रही थी उन चीजों को। अपने आप को एग्जॉस्ट नहीं करना एग्जाम्स में भी बार बार रिवीजन करने से। ठीक है, लास्ट डे की नींद, मैं फिर कहूंगी लास्ट डे की नींद इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स के दौरान अपने पेपर में आप चॉकलेट जरूर रखें, कोई टॉफी रखें। जैसे मैं अपनी बात बताऊं तो मैं पेपर के दरमियान बड़े आराम से रिलैक्स होकर बैठती थी, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी टाइम मैनेजमेंट होगी तो आपका स्ट्रेस, या एक आपकी नींद और दूसरी आपकी टाइम मैनेजमेंट पेपर को अटेम्प्ट करने की, ये दो चीजें आपका वैसे ही स्ट्रेस जो है खत्म कर देंगी। अब मैं बड़े रिलैक्स होकर अपनी एक कैंडी खोलती थी या चॉकलेट खोलती थी और सब मेरी तरफ देख रहे होते थे कि हमें इधर पेपर की टेंशन हुई हुई है और ये आराम से चॉकलेट या कुछ खा रही है। और रिलैक्स होके मैंने पेन रख के और 2-3 मिनट लगा के वो खा के फिर मैं अपना पेपर अटेम्प्ट करती थी। ये सिर्फ उस सूरत में मुमकिन है कि आपकी टाइम मैनेजमेंट बड़ी अच्छी हो। ठीक है, तो आपने जरूर, आपका शुगर लेवल लो हो सकता है तो आप जरूर चॉकलेट या कोई भी कैंडी जो है मीठा जरूर लेकर जाएं। पानी जरूर अपने साथ रखें। पानी का जो वाटर इनटेक आपका अच्छा होना चाहिए। और आप लोगों के जैसे शोल्डर्स में दर्द हो रही होगी या पट्टे खींचे जाते हैं तो कोई मसल रिलैक्सेंट जरूर खाएं। तो ये बेसिकली मेरा ख्याल है कि मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें जिससे आपका स्ट्रेस जो है ना वैसे ही कम हो जाएगा। हाँ, मैम एक मैंने लास्ट बड़ी क्वेश्चन इनसे ले मदद लेते हैं। वो मुझे जोक याद आ गया कि जब लाइफ को आउट ऑफ कंट्रोल, तो आई ऑल्सो यूज टू डू द सेम थिंग। इवन की। मैं इंटरव्यू को थोड़ी सी आपको एग्जांपल दे देता हूँ अपने जो लास्ट 2020 में हुआ था। तो जी। आई वाज द लास्ट वन जो फ्राइडे को इंटरव्यू शेड्यूल था, और आई वाज द लास्ट वन। तो मेरा 2018 का भी इंटरव्यू लास्ट में ही था, फ्राइडे का दिन था वो भी, और उसमें भी मैं लास्ट था, इसमें भी मैं लास्ट था। तो वो मुझे पुरानी यादें आ रही थी कि इंटरव्यू में स्कोर मेरा कम था, एजुकेशन हम्म। में।
तो मैंने कहा मैं क्या करूं, तो मैंने चॉकलेट लेके गया हुआ था किटकैट, तो मैं चॉकलेट निकाली है, उसको मैंने पूरा खाया स्पून से, आंखें बंद कर ली 5 मिनट, और मैं सो गया था लिटरली। फिर वो एग्जामिन वो आया, बंदा कहता है भाई उठो आपका इंटरव्यू आ गया। मैं कहा इंटरव्यू अच्छा है। इंटरव्यू आ गया, फिर मैं चल। So this, so like I did this thing in my interview and I secured, अच्छे मार्क्स आए थे। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पेपर्स। बड़ा अच्छा आप इसमें सर, इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। आपकी बात से मुझे अचानक एक चीज याद आई है कि पेपर श्योर देने के बाद मैम। अपना पेपर डिस्कस नहीं करना किसी से। जहां डिस्कस हो रहा है वहां एग्जैक्टली। पे, क्योंकि आपने पेपर दे दिया, वहां पे जो बाकी लोग डिस्कस कर रहे हैं तो आपको टेंशन हो जाएगी, अच्छा मैंने ये चीज नहीं लिखी, ये मेरा एमसीक्यू गलत हो गया, तो आपका अगले पेपर पे बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा। तो इसलिए पेपर्स अपने सुकून से दें, जहां पर पेपर की डिस्कशन हो रही है उस ग्रुप से आप भाग जाएं बस। एग्जैक्टली। तो मैम थैंक यू। जस्ट अ लास्ट क्वेश्चन के आजकल कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि उनकी प्रोडक्टिविटी जीरो है, तो उनके लिए कोई एडवाइस, कोई लास्ट एडवाइस कि वो एक ऐसी चीज कर लें कि उनकी जो प्रोडक्टिविटी है दोबारा मैक्सिमम पे आ जाए और उनको दोबारा मोटिवेशन मिल जाए। तो व्हाट वुड बी योर एडवाइस फॉर सच स्टूडेंट्स? तो मेरे ख्याल में इस टाइम आपके लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन तो ये होनी चाहिए, आप ये सोचें कि आपके साथ कितने लोग compete कर रहे हैं, ठीक है? और आप, हर कोई चाहता है कि उसको उसका डिजायरेबल ग्रुप मिले सीएसएस करने के बाद। तो आपके साथ इतने लोग compete कर रहे हैं, आप ये सोचें कि अगर इस टाइम आप नहीं पढ़ रहे तो बाकी हजारों लोग बैठे पढ़ रहे, पेपर की तैयारी कर रहे हैं। तो यही चीज आपको बड़ा मोटिवेट कर देगी कि अच्छा मैं इस टाइम बिल्कुल फारिग हूँ और बाकी लोग पढ़ रहे हैं। ये अक्सर मेरे ज़हन में भी चीज आती इधर होती आज थी। इधर आए मेरे पास। तो आप इस तरह से अपने आप को मोटिवेट करें और आप ये देखें कि मैंने अपना इतना टाइम इस चीज की तैयारी पर लगाया है, अगर मैं इन आखिरी दिनों में ना पढ़ी या मैं इन आखिरी दिनों में ना पढ़ा तो मेरी तो सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। तो अपने आप को ना मोटिवेटिंग मैसेजेस, और आप अपने सामने एक वो स्टिकी नोट्स लगा दें, ठीक है? वो जैसे मैंने एक अपना लगाया हुआ था अपने रूम में, पेन इज टेम्परेरी बट विक्ट्री इज फॉर एवर, ठीक है? ये मुझे बड़ा मोटिवेट करता था कि कोई बात नहीं, कि पेन जो है वो आपकी यहीं पे रह जाएगी। मैं रिपीट करती हूँ, पेन इज टेम्परेरी बट विक्ट्री इज फॉर एवर। ये मेरे लिए एक मोटिवेटिंग स्टेटमेंट थी। हर किसी की मोटिवेटिंग स्टेटमेंट डिफरेंट हो सकती है, वो आप अपने सामने लगाएं। मैंने इवन वॉशरूम के मिरर पे भी लिखी हुई थी, मैं जाती थी तो वहां पे भी मुझे नजर आती थी, मेरे रूम में भी नजर आती थी, स्टिकी नोट्स लगे हुए। तो ये हालांकि मुझे जबानी भी पता है, लेकिन आपको सामने लिखी हुई जब नजर आएगी ना तो आपका मोटिवेशन लेवल बहुत हाई होगा। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू मैम फॉर सच अ ब्रीफ डिस्कशन, और आपका वैल्यूबल टाइम जो है हमने लिया। सो डेफिनेटली आपको दोबारा भी तंग करेंगे, और आई थिंक स्ट्रेस मैनेजमेंट पे इससे ज़्यादा अगर हम डिस्कस करेंगे तो वो ऑलरेडी स्ट्रेस क्रिएट करेंगे और ज़्यादा। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट पे इतनी ज़्यादा डिस्कशन जो है वो काफ़ी है। इससे ज़्यादा इफ़ एनीवन वांट्स टू स्टडी एनी बुक, तो आई थिंक मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगा। मैडम आप भी नहीं सजेस्ट करेंगी, बस ये जो एडवाइस मैडम ने दी है इसको आप लिख लें अपने स्टिकी नोट्स पे, प्रिंट करके लगा लें, और जब भी आप अगर स्ट्रेसफुल होते हैं तो जस्ट thought ke you are in competition, and again pain is temporary but victory is permanent. So if your aim is victory, then you have to bear these pains or suffering. So सारा कुछ आपको करना पड़ेगा. At the end, ma'am, thank you very much for your time, and let's call it a day. And we'll definitely invite you again for another important topic. So thank you, ma'am. थैंक यू सो मच सर, एंड विश यू Okay, ऑल ma'am. द बेस्ट एवरीवन। Thank you, ma'am. Bye. ओके ओके, अल्लाह हाफिज।